हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुभाषिता। देखिए, जो हम लोग का जो बिहार यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन बहुभाषिता आ सकता है। और एक क्वेश्चन रहेगा बहुभाषिता क्या है, बिहार के संदर्भ में वर्णन करें, क्योंकि बिहार हम लोग का बिहार स्टेट है और बिहार इसीलिए हम लोग को बिहार के संदर्भ में पूछेगा बहुभाषिता। देखिए, बहुभाषिता हम लोग को कोर्स 4 हम लोग का है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसी के यूनिट 2 में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषाओं को जानते हैं, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं क्या है, बहुत भाषाओं को जानते हैं, जैसे हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है तो उसे बहुभाषी बोलते हैं। मतलब जो एक से ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब भारत एरिया की दृष्टि से विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है। और पहला स्थान पर कौन है, रूस है। इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब कि इसमें भारत में क्या है, 28 राज्य एवं 8 कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ अनेक संप्रदाय धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं। भारत में क्या है, अनेक संप्रदाय धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, जिसकी भाषाएं अलग अलग है। मतलब इनकी भाषा क्या है, अलग अलग है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है जहाँ कई तरह की विविधता है। मतलब भारत विविधताओं वाला देश है जहाँ कई तरह के क्या है, विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता। लेकिन इनमें से सबसे अधिक विविधता भाषा की विविधता है। मतलब इतना विविधता हम लोग को भारत देश में देखने मिलता है। जैसे भाषा की विविधता, मान लीजिए बिहार की भाषा कुछ अलग है, अब चल जाइए तमिलनाडु की भाषा कुछ अलग है, पंजाब की भाषा कुछ अलग है, बंगाल की भाषा कुछ अलग है। वैसे ही खान पान की विविधता, जैसे बिहार में दाल भात जो भी है, मतलब सिंपल खाना खाया जाता है, वही आप तमिलनाडु में चल जाइए तो कुछ वहाँ पर अलग खाना पीना मिलेगा। मतलब वहाँ भी खान पान में विविधता है, वेशभूषा में विविधता है। मतलब यहाँ पर कुछ अलग, बिहार में कुछ अलग वेशभूषा है, तो वहाँ आप चल जाइए जम्मू कश्मीर या जो भी स्टेट में जाइएगा वहाँ भी वेशभूषा में अंतर मिलेगा, रीति रिवाज में मिलेगा कि हर हर मतलब राज्य का अपना रीति रिवाज होता है। लेकिन इनमें सबसे अधिक विविधता किसमें है, भाषा की विविधता है। मतलब भाषा की विविधता है, मतलब भाषा में सबसे ज़्यादा विविधता है। हम जानते हैं कि भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती है। मतलब भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती है। इसी भाषिक विविधता के कारण भारत एक बहुभाषिक प्रदेश है। मतलब इसी भाषिक विविधता के कारण भारत क्या है, एक बहुभाषिक प्रदेश है। बहुभाषिता का एक आयाम यह है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। मतलब हमारे संविधान में कितने भाषाओं का दर्जा दिया गया है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। आइए देखते हैं कौन कौन भाषा है। देखिए, इसमें आपको 22 भाषा है, आप देख सकते हैं कि इसमें संथाली है, संस्कृत है, सिंधी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, डोगरी है, हिंदी है, मैथिली है, बोडो है, कोंकणी है, असामी है, कश्मीरी है, मणिपुर है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, मतलब संथाली है। अब देखिए, इसको संस्कृत है, इसको आप याद कैसे कीजिएगा, जैसे देख लीजिए जो सौ वाला है उसको आप एक जगह याद कर लीजिए, जैसे संथाली हुआ, संस्कृत हुआ, संधि हुआ। फिर उसके बाद जो वाला है, तेगलू, तेगलू आप याद कर सकते हैं, तमिल, जो ऐसे मतलब जो जिसका जैसे म है तो मलयालम, मणिपुर, ऐसे याद आप कर सकते हैं। जैसे कश्मीरी, कोंकणी, मतलब जिसका जो शब्द मिलता है उसको आप साथ में रख के इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो आप नहीं लिखिएगा तभी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सिर्फ लिख दी जाएगी 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का। ऐसे आप लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हम ये भी जानते हैं कि अखबार, फिल्में, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कचहरी, दफ्तर आदि का कामकाज भी कई भाषाओं में एक साथ होता है। तो देखिए, ये भी है कि अखबार देखिए कई भाषाओं में निकलता है, उर्दू में भी निकलता है, हिंदी में भी निकलता है, बंगाली, मतलब जितने भाषा है उसमें भी प्रकाशित होता है। फिल्म भी कितने भाषाओं में आता है, किताब भी कितने भाषाओं में आता है, टीवी भी देखिएगा कितना भाषा में आता है, इंग्लिश भी होता है, उर्दू में भी आता है। वही टीवी में जो न्यूज़ आता है, रेडियो भी, मतलब जितना भी चीज़ है वो कई, मतलब उसका काम काज होता है कई भाषाओं में एक साथ होता है। अब देखते हैं बहुभाषिता का अर्थ एवं परिभाषा। बहुभाषिता से तात्पर्य किसी देश, राज्य या क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है। मतलब किसी राज्य या देश में जब विभिन्न भाषा बोला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषाओं का बोल सकता है, समझ सकता है, उसे बहुभाषी कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषाओं को बोल सकता है, समझ सकता है, उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषी कहते हैं। आप देखेंगे कि एक एक शिक्षार्थी, मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट घर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है, तो वही शिक्षार्थी विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। मतलब वो घर में अलग भाषा का, जैसे भोजपुरी बोलेगा एकदम, जो गांव का जो जो लैंग्वेज होता है भोजपुरी, वो
और स्कूल में अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे पूर्वी चंपारण जिला का, जैसे मेरा जिला पूर्वी चंपारण है इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, कोई भी आप जिला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पूर्वी चंपारण जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विद्यालय में वह हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात वह 3 भाषाओं भोजपुरी, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करता है, यानी वो बहुभाषी है। देखिए जैसे भोजपुरी भाषा में घर में क्या प्रयोग है, जैसे उससे कोई कहेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा तारा नौशाद, मतलब ये भोजपुरी में हो गया। आप हिंदी में भाषा में देखिए कहाँ जा रहे हो नौशाद, मतलब हिंदी भाषा में प्रयोग करेगा। हिंदी में क्या करेगा, देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर होगा वेयर आर यू गोइंग नौशाद, मतलब यहाँ पर होगा, ये गलती लिखा गया है कि वेयर इज गो टू नौशाद, गलती है। यहाँ पर हो जाएगा कि वेयर यू गो, वेयर यू, जो वही गलती लिखा गया उसको आप सही कर लीजिएगा। मतलब फिर आगे क्या है, बहुभाषिता के परिभाषा। विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाई मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बहुभाषिता के निम्न परिभाषाएं दी है। जैसे देखिए पहला परिभाषा दिया गया है प्रोफेसर एलन दुबे के अनुसार। देखिए क्या कहते हैं, बहुभाषिता का तात्पर्य समाज के प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से जो विचार विनिमय में प्रयोग करता है। मतलब बोल रहे हैं ना, सिंपल डिफिनेशन है, आप इससे याद करते हैं कि एलन दुबे कहना चाहते हैं कि देखिए कोई भी समाज में जो विभिन्न भाषा का प्रयोग होता है विचार विनिमय के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं। दूसरा देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या डिफिनेशन दिया गया है कि बहुभाषिता से बच्चों की पहचान बनती है जिससे उसका सर्वांगीण। देखिए मान लीजिए कि कहना है एनसीएफ 2005 है, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कहना है कि बहुभाषा से बच्चों की क्या होती है, पहचान बनती है जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। देखिए उनका कहना सही है। मान लीजिए कि हमको हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो हमको साउथ इंडिया में जाना होगा, क्या होगा वहाँ पर हम क्या करें, अपने विचारों का नहीं बोल पाएंगे, जिससे हमारा पहचान नहीं बन पाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि बहुभाषिता से क्या होता है, बच्चों की पहचान बनती है जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए जिसको इंग्लिश भी आएगा तो हिंदी भी आएगा तो बिहार में भी अपना जीवन यापन कर सकता है, और जो जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है वहाँ पे भी अपना जीवन यापन कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि बहुभाषिता से क्या होता है, बच्चों की पहचान बनती है जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। आप देखते हैं बहुभाषिता की विशेषता। बहुभाषिता के निम्नलिखित विशेषता है। देखिए पहला विशेषता है बहुभाषिता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक हुआ। जन जन मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक हुआ। इनका भी कहना सही है कि देखिए बहुभाषिता मतलब मान लीजिए कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, उसमें भाषाई विविधता है। तो मान लीजिए कि किसी के पास मतलब कोई संस्कृति होगा जो मतलब उसका अपना लोकल में होगा, मतलब मान लीजिए हिंदी में होगा, उसको अब हमको अब हम तो वो हिंदी में होगा तो उतने क्षेत्र में मतलब हो जाएगा, सीमित रह जाएगा। लेकिन कोई चीज़ मतलब कोई वहाँ का आदमी उसको इंग्लिश में जाकर वहाँ पर डाइवर्ट मतलब ट्रांसलेट कर देगा, तो उसका क्या होगा, उस संस्कृति का फैलाव दूसरा राज्य में भी हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि बहुभाषिता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक हुआ। मान लीजिए कोई इंग्लिश का होगा तो वो चीज़ यहाँ पर आएगा तो इंग्लिश में बोलेगा, तो यहाँ पर कोई इंग्लिश जानकार होगा तो उस चीज़ को समझेगा, तो यहाँ भी उसका क्या करेगा, फैलाव करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि बहुभाषिता से क्या होता है, भारतीय संस्कृति का फैलाव कहाँ हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति तक हुआ है। बहुभाषिता से ही वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक। देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है कि संपूर्ण विश्व को एक बाजार बना देना। मतलब संपूर्ण विश्व मतलब आप कहूँ जाके मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं, उसी को हम लोग वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो देखिए वैश्वीकरण मतलब देख लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी को इंग्लिश नहीं आएगा, हिंदी आएगा, तो कौन पे व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश सब देश के लिए ज़रूरी है। मतलब सब देश में आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इंग्लिश को। तो इसीलिए बहुभाषिता से क्या होना चाहिए, बहुभाषिता जो होगा वैश्वीकरण की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। मतलब किसी को बहुभाषी वो नहीं होगा तो वैश्वीकरण की आवश्यकता अति को पूरा नहीं कर पाएगा। आइए अब देखते हैं अगले का है कि तीसरा पॉइंट है बहुभाषी व्यक्तियों की अंतःक्रिया अधिक व्यक्तियों से। अंतःक्रिया का मतलब होता है मिलना, कि मतलब देखिए बहुभाषी व्यक्ति होगा बहुत से मिल सकता है। मान लीजिए किसी को हिंदी आता है तो हिंदी से भी बात कर सकता है हिंदी वाले लोग से, जिसको इंग्लिश आता है इंग्लिश वाले से भी बात कर सकता है। मतलब जो हिंदी वाला होगा तो सिर्फ हिंदी वाला से बात करेगा, हिंदी वाला से इंग्लिश वाला से नहीं बात करेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुभाषी व्यक्तियों की अंतःक्रिया अधिक व्यक्तियों से होती है। चौथा देखते हैं बहुभाषिता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। मतलब बहुभाषिता के ही कारण हम लोग क्या होता है कि विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा, जैसे मान लीजिए कि हिंदी भी हम लोग सीखते हैं, उसके बाद इंग्लिश भी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, मतलब 3 भाषा सीखते हैं हम लोग बिहार में। तो यही क्या हुआ कि हम लोग को बहुभाषिता के अंदर विद्यालय स्तर पर हम लोग कितना भाषा, बहुत से भाषा पढ़ने का अवसर मिलता है। 5 नंबर देखते हैं बहुभाषिता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पर। देखें मान लीजिए कि हम हिंदी भाषी सिर्फ रहेंगे, ठीक है, तो हम अंग्रेजी भाषा का हम नहीं जान पाएंगे कि उस भाषा में क्या है, क्या चीज़ है। तो वही बोल रहा है कि बहुभाषिता के ज्ञान, बहुभाषिता का किसी बालक में ज्ञान होगा
तो वो सभी भाषाओं के प्रति क्या करेगा, सम्मान की भावना पैदा करेगा। अब नहीं रहेगा, सिर्फ बहुभाषिता नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति एक ही भाषा जानेगा तो दूसरे भाषा को नहीं जान पाएगा, उस भाषा के बारे में गलत सलत बात करेगा। इसलिए वो बहुभाषिता उस व्यक्ति में रहेगा तो सभी भाषा क्या करेगा, उस सम्मान की भावना से देखेगा। 5 नंबर देखते हैं, बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए बहुभाषी व्यक्ति होगा, उसको रोजगार की संभावना अधिक बढ़, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया बाहर कमाने, कोई भी मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया, उसको इंग्लिश नहीं आती है, चाहे गुजराती, मान लीजिए गुजरात में गया कमाने और उसको गुजराती नहीं आती है, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, मान लीजिए इंग्लिश तो सब जगह बोलना है, तो नहीं आई तो क्या पड़ेगा, वहाँ पे रोजगार नहीं कर पाएगा, वहाँ पे उसको बहुत दिक्कत की सामना करने पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। बहुभाषिकता के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करता है। मतलब बहुभाषिक के द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं की संस्कृति, अपना संस्कृति की तुलना क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के संस्कृति, दूसरे मतलब दूसरा जो देश दूसरा देश हो या राज्य का संस्कृति की तुलना करता है। बहुभाषिता के द्वारा ही बहुभाषी लोग दूसरे भाषाओं के लोगों से अच्छे से संबंध बनाते हैं। मतलब 8वां नंबर बोल रहा है कि जो व्यक्ति बहुभाषी होगा क्या करेगा, वो दूसरे व्यक्ति से अच्छा संबंध बना पाएगा। 9 नंबर है, बहुभाषिता से ही हम अधिक व्यक्तियों के मातृभाषा को समझते हैं। देखिए मातृभाषा करने का मतलब होता है कि वैसी भाषा जो माता के मुंह से पहला बार निश्रित हो, मतलब बोली जाए। मतलब बच्चा जब शिशु काल में रहता था, ज़्यादातर माता के ही संपर्क में रहता था, माता के मुंह से जो पहला बार जो लैंग्वेज बोला जाता है, जो बच्चा सीखता है उनके द्वारा जो पहला बार, तो वही उसी को मातृभाषा बोलते हैं। तो वही बोला जाए कि सब राज्य का अपना अपना मातृभाषा, किसी का इंग्लिश है, किसी का उर्दू है, किसी का तेलुगु है, किसी का गुजराती है। तो वही बोल रहा है कि बहुभाषिता के कारण हम क्या करते हैं, बहुत से अधिक बहुभाषिता से ही हम अधिक व्यक्तियों के मातृभाषा को समझते हैं। आइए अब 10 नंबर देखते हैं, बहुभाषिता बहुभाषिता यानी बहुभाषी व्यक्ति कोई भी सूचनाओं को दूसरे भाषाओं में उपलब्ध कराए। मतलब बहुभाषी व्यक्ति होगा, मान लीजिए कि हिंदी में कोई सूचना है, ठीक है, उसको इंग्लिश में उपलब्ध कराना है, तो बहुभाषी व्यक्ति उसको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं, बहुभाषिता बालक के बहुमुखी विकास, बहुमुखी करने के बाद सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब बहुभाषिता जो है बालक, जो एनसीएफ भी कहती है कि बहुभाषिता के कारण व्यक्ति जो बालक होता है उसका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, मतलब बहुमुखी विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। आइए अब देखते हैं बहुभाषिता के संदर्भ में विभिन्न समितियों का मतलब सुझाव क्या है। मतलब बहुभाषिता के संबंध में विभिन्न समितियों का क्या सुझाव, देखिए भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग बोलते हैं, जो 1882 में इसका स्थापना किया गया था। देखिए क्या कहते हैं, इनमें क्या दिए थे, मतलब बहुभाषिता के संदर्भ में कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा होना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा होना चाहिए। देखिए एक ये भाषा हो गया। दूसरा क्या हो गया कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से अंग्रेजी बनाने पर बल दिया था। मतलब जो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग था, पहला बोला था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का होना चाहिए, और दूसरा क्या बोला था कि माध्यमिक स्तर पर जाके, मतलब सेकेंडरी स्तर पर जाके, स्टेज पर जाके शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। फिर आप देखते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम लोग सेंट्रल आयोग बोलते हैं, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, उसका क्या कहना था बहुभाषिता के संदर्भ में कि सेंट्रल आयोग ने कहा था कि माध्यमिक विद्यालयों में इंग्लिश एवं गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा में से पढ़ाया जाए। मतलब सेंट्रल आयोग ने कहा था कि माध्यमिक विद्यालय में जो इंग्लिश एवं गणित हो, उसको छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट आता है सभी क्या होना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा था प्राथमिक स्तर पर सभी विषय मातृभाषा होना चाहिए। इसका भी कहना था कि जो प्राथमिक स्तर पर जो सभी विषय उसको किस भाषा में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। जो हंटर आयोग भी बोलता है कि प्राथमिक स्तर में जो होना चाहिए वो क्या होता है, मातृभाषा में होना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, जिसका अथी है 1948 से लेकर 1949, मतलब 1948 में इसका स्थापना हुआ था, और ये अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1949 में, इसलिए 1948 से 49 हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें बोला था, पहला क्या बोला था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होना चाहिए। मतलब जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था वो क्या बोला था कि प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, मातृभाषा होती है, मदर टंग। दूसरा बोला था उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा भी होना चाहिए, और संघीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने बोल दिया था। मतलब जो उच्च स्तर पर जो क्षेत्रीय भाषा, मतलब बोला था कि देखिए 3 गो भाषा में होना चाहिए। मतलब उच्च स्तर पर जो बोला था कि उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, संघीय भाषा मतलब जो संघ का भाषा हो, मतलब देश का भाषा हो, मतलब जो संघ द्वारा दिया गया हो, और एक अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। मतलब बोला था कि उच्च स्तर पर, मतलब हायर लेवल पर, मतलब आप क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकते हैं, संघीय भाषा, संघीय मतलब संविधान द्वारा जो भाषा दिया गया। तीसरा क्या था, अंग्रेजी भाषा। 3 गो भाषा पे उच्च स्तर पर बोल दिया था। और सी नंबर पर कहा था विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। मतलब विज्ञान जो साइंस था और टेक्नोलॉजी था, उस विषय की शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। ये कौन कहा था, विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम लोग राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखते हैं चौथा है
माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग मुदालियर आयोग भी कहते हैं। देखिए इसको 1952 में इसका स्थापना हुआ था और 1953 में अपना ये रिपोर्ट सौंपा था, मतलब इसीलिए इसको हम 52-53 कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसकी अध्यक्षता में इस आयोग की गठन किया था। मतलब जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो उसी के अध्यक्षता में इसका क्या था, इसका गठन किया था। मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग ने द्विभाषा सूत्र पर बल दिया था। मतलब ये आयोग था क्या, कौन भाषा पर सूत्र दिया था, द्विभाषा सूत्र पर दिया था। तो पहला था इसका क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, और मतलब पहला था इसमें द्विभाषा सूत्र दिया था। मतलब ये अपने माध्यमिक शिक्षा आयोग में कि पहला क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। दूसरा क्या था, निम्न में से कोई एक भाषा, मतलब दो एक हिंदी जिसकी मातृभाषा हिंदी ना हो, मतलब बोला था कि जहाँ पे मातृभाषा हिंदी ना हो पर क्या होना, कौन भाषा में शिक्षा देना चाहिए, हिंदी। और दूसरा बोला था या अंग्रेजी, मतलब हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक। तो अंग्रेजी जहाँ जिसकी मातृभाषा हिंदी हो, मतलब बोला था जहाँ पर मातृभाषा क्या हो, हिंदी हो, वहाँ पर आप अंग्रेजी पढ़ाइए, जहाँ पर जिसकी मातृभाषा हिंदी ना हो वहाँ पर हिंदी पढ़ाइए, इसका कहना था। तो मुदालियर आयोग का जो द्विभाषा सूत्र दिए थे। अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जाने जाते हैं, जिसे 1964 से 1966 बोलते हैं। देखिए 1964 में इसका स्थापना हुआ था, 1966 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। देखिए सब सोचिएगा कि 1948 से 49 है, एक साल में रिपोर्ट सौंप दिया। फिर उसके बाद जो मुदालियर आयोग था वो भी एक साल में रिपोर्ट सौंप दिया, 1952 से 53। तो ये सोचिएगा 1964 से 2 साल ही क्यों लगा। देखिए हम जानते हैं 1965 में हम लोग का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, इसीलिए उस समय इसका कार्य रुक गया था, इसीलिए 1966 में अपना ये रिपोर्ट सौंपा। प्रोफेसर DS कोठारी, जिसे हम दौलत सिंह कोठारी के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के अध्यक्षता में इस आयोग के गठन हुआ था। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया था। देखिए पूछेगा द्विभाषा सूत्र किसने दिया था, मुदालियर आयोग, जिसे हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, तो कोठारी कमीशन ने दिया था। देखिए इनका कहना क्या था त्रिभाषा सूत्र में। देखिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए कि पहला हिंदी भाषा होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, और तीसरा क्या बोला था, कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी और इंग्लिश के अलग हो, जैसे संस्कृत उर्दू ETC। मतलब बोला था हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए कौन कौन भाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए पहला नंबर, दूसरा में इंग्लिश, और तीसरा नंबर बताया था कि आधुनिक भाषा जो हिंदी और इंग्लिश से अलग हो, जैसे संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, ये किसके लिए, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए। और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए कौन कौन भाषा होना चाहिए, मातृभाषा या उसका क्षेत्रीय भाषा जो भी हो, दूसरा हिंदी, और तीसरा क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। आइए अब देखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिता क्या है। मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिता क्या है कि देखिए बिहार के संदर्भ में क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को हम लोग का जो स्टेट है वो बिहार, इसीलिए हम लोग को बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। भारत की बहुभाषिता का परिप्रेक्ष्य बिहार की भाषाओं में भी लागू होता है। मतलब जो भारत की जो बहुभाषिता है का जो परिप्रेक्ष्य है वो कहाँ पे, बिहार की भाषाओं में भी लागू होता है। बिहार में भी बहुभाषिता भाषा की एक संपन्न स्थिति है। मतलब बिहार में भी बहुभाषिता की एक संपन्न स्थिति है। बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 BCF जो हम लोग का है, 2008 में जो इसका स्थापना हुआ था, और NCF 2005 में। याद रखिएगा NCF कब हुआ था, 2005 में, और BCF कब हुआ था, 2008 में, जो बिहार का अपना फ्रेमवर्क है के अनुसार बिहार में अनेक बोलियां या भाषाओं का जीवंत सह अस्तित्व है। मतलब BCF का कहना था कि बिहार में भी अनेक बोलियां या भाषाओं का क्या है, जीवंत सह अस्तित्व है, मतलब वहाँ भी जीवित है। बिहार में घरेलू भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बजिका, संथाली बोली जाती है। मतलब बिहार में जो है ना, मतलब घरेलू भाषा के रूप में कौन कौन बोला जाता है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बजिका, संथाली बोली जाती है। बिहार में हिंदी या उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा या बोली को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम के रूप में नहीं दी जाती है। मतलब बिहार में जो है हिंदी या उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा के रूप में क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक सर जॉर्ज विलियम ग्रिसन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाले भाषाओं का अध्ययन किया, और इन भाषाओं को उन्होंने बिहारी नाम दिया। मतलब जो अंग्रेज जो थे, एक भाषा वैज्ञानिक थे, सर जॉर्ज विलियम ग्रिसन ने क्या कहा था, अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब उसका एक सर्वे हुआ था, उसमें कहा था कि वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन किया, और इन भाषाओं का क्या नाम दिया, बिहारी भाषा का नाम दिया। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों में मैथिली, अंगिका, वजिका, मगही, भोजपुरी, हिंदी है। मतलब बिहार में बोली जाने भाषाओं में कौन कौन बोली जाती है, मैथिली है, अंगिका है, वजिका है, मगही और भोजपुरी और हिंदी है। देखिए मैथिली के बारे में जानते हैं।
मैथिली क्या है? बिहार की सबसे सभी भाषाओं में मैथिली का साहित्य काफ़ी समृद्ध है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। किसका? मैथिली का। मैथिली भाषा का क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जिले में मैथिली बोली जाती है। मैथिली जो भाषा है ना, वो मधुबनी, सहरसा और दरभंगा जिले में बोली जाती है। अंगिका के बारे में जानते हैं। अंगिका अंग जनपद की भाषा है, मतलब अंगिका किस जनपद का भाषा है? मतलब हम लोग जानते हैं 16 जनपद था, उसी में क्या है, अंगिका किस अंग का भाषा है? अंग जनपद की भाषा है। यह भागलपुरी इसे भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। मतलब अंगिका को कौन भाषा बोलते हैं? भागलपुरी भाषा बोलते हैं। यह भाषा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। मतलब जो भाषा कौन है, अंगिका, कहाँ कहाँ बोली जाती है? भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। वज्जिका, वज्जिका वज्जी जनपद, मतलब वज्जी एगो जनपद था, उसी जनपद का यह भाषा है। यह भाषा मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा जिले के क्षेत्रों में बोली जाती है। जो वज्जिका भाषा है कहाँ कहाँ बोली जाती है? मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा जिले में बोली जाती है। अब आते हैं मगही। मगही मगध मगही मगधी मगही मगधी का अपभ्रंश है। मगधी मगध की लोक भाषा थी। मगधी जो भाषा थी वो मगध की क्या थी? लोक भाषा थी। यह भाषा पटना, गया, नालंदा आदि जिलों में बोली जाती है। जो यह भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? पटना, गया, नालंदा जिलों में बोली जाती है। अब देखते हैं भोजपुरी भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रयोग 1789 ईस्वी में किया गया था। मतलब भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1789 में। 1789 से आपको याद आ जाएगा कि इसी दिन क्या हुआ था? इसी साल फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। यह प्राचीन समय में भोजपुरी का नामकरण शाहाबाद जनपद में भोजपुर नामक गांव के आधार पर किया गया था। मतलब जो भोजपुरी नाम का जो भाषा है उसका प्रयोग किसके जनपद के नाम पर किया गया था? जो जहाबाद जनपद में भोजपुर नाम का एक ग्राम था, उसी के आधार पर किया गया था। भोजपुरी चंपारण, छपरा, सिवान आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। जो भोजपुरी जो लैंग्वेज है कहाँ कहाँ बोली जाती है? चंपारण, छपरा, सिवान आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन। हम जानते हैं कि भारत विभिन्न भाषाई विविधता वाला देश है। मतलब हम जानते हैं कि भारत क्या है? विभिन्न भाषाई विविधता वाला देश है। फिर भी इतने ज़्यादा विविधताओं के बावजूद भी भारतीय भाषाओं में क्या है? एकता पाई जाती है। मतलब भाषा में इतना विविधता पाई जाती है, फिर भी इन भाषाओं में क्या है? एकता देखने को मिलता है। ये सब बहुभाषिता के कारण ही संभव है। मतलब ये सब किसके कारण संभव है? बहुभाषिता के कारण ही संभव है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। मतलब हम लोग का जो 8वीं अनुसूची है, जो हम लोग को 12 अनुसूची है हम लोग के संविधान में, उसी में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। वर्तमान समय में बहुभाषिता से ही हम भारत के विभिन्न संस्कृतियों, त्यौहार इत्यादि को जानते हैं। मतलब बहुभाषिता से हम क्या करते हैं? विभिन्न संस्कृतियों, त्यौहारों इत्यादि को जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक भाषी की तुलना में बहुभाषी का अधिक महत्व है। मतलब एक भाषी की तुलना में क्या है? बहुभाषी लोग का अधिक महत्व है। थैंक यू।